जो अर्थ का आई थिंक 75% कवर करते हैं, हम्म। उनकी मार्केट वैल्यू गेट दिस $3 ट्रिलियन पर ईयर है। वाओ। ये दुनिया की जीडीपी का लगभग 5% है। लेकिन इन ओशंस पर एक बहुत बड़ा खतरा है। चलो आज इसकी गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और हाँ, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल बातें पसंद करते हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना दोस्त। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले मरीन इकोसिस्टम को समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, राइट। फिर लिस्बन डिक्लेरेशन और हाई सी ट्रीटी जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर बात करेंगे। ओके। उसके बाद मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन और ओशन डीऑक्सीजनेशन के सीरियस इश्यूज को अनपैक करेंगे। ये दोनों काफी क्रिटिकल हैं। फिर हम कोस्टल रीजन्स की प्रोटेक्शन, जिसमें सीआरजी, एक्वाकल्चर, कोस्टल एरोजन और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को डिटेल में देखेंगे। और आखिर में ब्लू इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट और इंडिया के लिए उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो? एब्सोल्युटली, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। टॉपिक है मरीन इकोसिस्टम। और ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग आवर ओशंस एंड कोस्ट्स। ठीक है। बेसिकली मरीन इकोसिस्टम का मतलब है हमारे समुद्र और उनमें रहने वाले जीव जंतु। हेल्दी ओशंस का मतलब है एक हेल्दी प्लैनेट। सिंपल। राइट। ये हमें फूड, एम्प्लॉयमेंट और भी बहुत कुछ देते हैं। इमेजिन अ फिशरमैन जिसका परिवार पीढ़ियों से मछली पकड़कर चलता है, लेकिन अब ओवरफिशिंग और पोल्यूशन की वजह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। एग्जैक्टली। दैट्स अ रियल लाइफ इम्पैक्ट, समझे? बिल्कुल। चलो इसके कोर लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन तो यही है कि ओशंस हमारे प्लैनेट के लिए वाइटल हैं, बट हम इंसान उन पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। हम अपने प्रोग्रेस के चक्कर में समुद्र को भूल जाते हैं। सही है। बैकग्राउंड में आते हैं की फैक्टर्स जो ओशन को हार्म कर रहे हैं। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज। इससे सी लेवल राइज हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। इसका असर सीधा मरीन लाइफ पर पड़ रहा है। और मरीन पोल्यूशन। हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, खेती का रन ऑफ, ऑयल स्पिल्स, मतलब सब कुछ समुद्र में जा रहा है। फिर ओवरफिशिंग, ये पूरे फूड वेब को डिस्टर्ब कर रहा है। ओशन डिग्रेडेशन भी है। करेक्ट। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस जैसे बॉटम ट्रॉलिंग, कोरल रीफ्स का डिस्ट्रक्शन, इससे मरीन हैबिटेट डैमेज हो रहा है। फिर आती है इन्वेसिव स्पीशीज। अच्छा। ये बाहर से आकर लोकल स्पीशीज को खत्म कर देती हैं। और फ्यूचर में डीप सी माइनिंग जब ये शुरू होगी तो सी बेड को और नुकसान होगा। एक और चीज, नॉइज पोल्यूशन। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, बट इट्स रियल। अंडर वाटर इक्विपमेंट से, लाइक सोनार से, मरीन मैमल्स का कम्युनिकेशन डिसरप्ट होता है। वाओ, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। इनके सॉल्यूशंस के लिए क्या हो रहा है इंटरनेशनली? कोर लॉजिक में आते हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। राइट। हाई सीज ट्रीटी 2023, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके। फिर आईओमओ कन्वेंशंस हैं जैसे मार्पोल, जो शिप से पोल्यूशन रोकने के लिए, और बैलिस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। लिस्बन डिक्लेरेशन है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए भी एफर्ट्स हो रहे हैं। हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, और फिशरीज के लिए एफएओ का कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड? देखो, हमें और एम्बिशियस पेरिस टारगेट सेट करने होंगे। एनवायरमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल अपनाना होगा, जिसे हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट कहते हैं। पोल्यूशन के सोर्स को समझना होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज करना होगा ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट समुद्र में ना जाएं। ओवरफिशिंग रोकने के लिए साइंस बेस्ड कैच लिमिट सेट करने होंगे। और जो डैमेज हो चुका है उसका क्या? उसके लिए डिग्रेडेड हैबिटेट जैसे मैंग्रोव्स को रिस्टोर करना होगा। कंक्लूजन क्या है इसका? मजेदार बात यह है कि समुद्र का ज्यादातर स्ट्रेस जमीन से आता है, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज से। इसलिए हमें अपनी लैंड बेस्ड एक्टिविटीज को सुधारना होगा। तो आप कह रहे हैं कि जमीन पर जो पोल्यूशन होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट समुद्र पर होता है, मतलब कैसे? बिल्कुल। जैसे खेती में यूज होने वाले फर्टिलाइजर्स या फैक्ट्री से निकला केमिकल वेस्ट, ये सब नदियों के थ्रू आखिर में समुद्र में ही जाता है, जिससे ओशन एसिडिफिकेशन और डीऑक्सीजनेशन होता है। ओके। और ये इन्वेसिव स्पीशीज का क्या कॉन्सेप्ट है? एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं? मैं जरूर। मान लो एक शिप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाती है। अपने बैलिस्ट वाटर में वो अनजाने में कुछ नॉन नेटिव स्पीशीज ले जाती है। अच्छा, पानी के साथ? हाँ, जब ये वाटर रिलीज होता है तो वो स्पीशीज नए एनवायरनमेंट में लोकल स्पीशीज से कम्पीट करती हैं और उन्हें खत्म कर सकती हैं। गॉट इट। और ओवरफिशिंग से सिर्फ मछलियां कम नहीं होती, फूड वेब भी डिस्टर्ब होता है। इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली? करेक्ट। अगर आप एक प्रेडेटर फिश को बहुत ज्यादा पकड़ लें तो उनका शिकार यानी प्रे फिश, उनकी पॉपुलेशन अनियंत्रित हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। इससे पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। याद रखना। इन सारे प्रॉब्लम्स में से आपके हिसाब से सबसे बड़ा इमीडिएट थ्रेट कौन सा है? ये कहना मुश्किल है क्योंकि सब इंटरलिंक्ड हैं, बट आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक अम्ब्रेला थ्रेट है जो बाकी सभी प्रॉब्लम्स जैसे ओशन एसिडिफिकेशन और सी लेवल राइज को बढ़ा रहा है। राइट। ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का आइडिया अच्छा है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल क्या हो सकता है जो हम रोज कर सकते हैं? बहुत सिंपल। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, बैग्स और बॉटल्स का इस्तेमाल बंद करना। ये छोटा सा स्टेप भी कलेक्टिव लेवल पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। चलो अब इस पार्ट को जोर से बोलने की प्रैक्टिस करो। हेल्दी ओशन सिग्निफाई अ हेल्दी प्लैनेट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। इन शॉर्ट, हमारी जमीन पर की गई एक्टिविटीज का सीधा असर समुद्र के हेल्थ पर पड़ता है और हमें इसे बचाने के लिए कलेक्टिव एक्शन लेना होगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्टेप पर। टॉपिक लिस्बन डिक्लेरेशन ऑन ओशन कंजर्वेशन। ये जुलाई 2022 में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में हुआ। इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि यूएन के सभी 198 मेंबर्स ने इसे यूनानिमसली अडॉप्ट किया। सब एक साथ एग्री हुए। इमेजिन अ ग्लोबल क्लासरूम जहां हर स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो मिलकर क्लास को साफ रखेंगे। दैट्स कूल ना? एग्जैक्टली। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट्रोडक्शन यही है कि ये एक ग्लोबल कमिटमेंट है टू प्रोटेक्ट आवर ओशंस। बैकग्राउंड क्या था? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 में इसकी जरूरत महसूस की गई जब सब ने देखा कि ओशंस की हालत कितनी खराब हो रही है।
कोर लॉजिक में आते हैं इसके की डिटेल्स पर। पहला, कमिटमेंट। सभी देशों ने मरीन पोल्यूशन को प्रिवेंट, रिड्यूस और कंट्रोल करने का कमिटमेंट किया। ओके। दूसरा, साइंस बेस्ड एक्शन। फैसले साइंस और इनोवेशन पर बेस्ड होंगे और एक्शन अर्जेंट बेसिस पर लिया जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ था इसमें? हाँ। तीसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। पार्टिसिपेंट्स ने माना कि डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी सिड्स और एलडीसीज को कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद की जरूरत है। राइट। फिर है इनोवेटिव फाइनेंसिंग। सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इकोनॉमीज बनाने के लिए नए फाइनेंशियल सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएंगे। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को एक्सपेंड किया जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट, एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स। मेंबर नेशंस ने माना कि वुमेन और गर्ल्स का पार्टिसिपेशन सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी और एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर को अचीव करने के लिए क्रूशियल है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इस डिक्लेरेशन ने हाई सीज ट्रीटी के लिए जमीन तैयार की, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। कंक्लूजन, ये डिक्लेरेशन एक सिंबल है कि पूरी दुनिया अब ओशन कंजर्वेशन को सीरियसली ले रही है। यूनानिमसली अडॉप्टेड का क्या मतलब है? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है कि किसी भी देश ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया, सब सहमत थे। इससे डिक्लेरेशन को एक स्ट्रॉन्ग मॉरल अथॉरिटी मिलती है, पॉलिटिकल विल दिखता है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पर इतना फोकस क्यों है? उनकी क्या स्पेशल वल्नरेबिलिटी है? क्योंकि सी लेवल राइज जैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से सबसे पहले और सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी और एग्जिस्टेंस, मतलब सब कुछ, ओशंस पर डिपेंड करती है। अच्छा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का एक आसान सा एग्जांपल दीजिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करना। मैंग्रोव्स कोस्टल एरियाज को स्टॉर्म सर्जेस से बचाते हैं, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और मरीन लाइफ के लिए नर्सरी का काम करते हैं। ये एक परफेक्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है। इंटरेस्टिंग। वुमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर करने से ओशन इकोनॉमी कैसे सस्टेनेबल बनेगी? थोड़ा और समझाइए। कई कोस्टल कम्युनिटीज में विमेन फिशरीज और लोकल मरीन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में की रोल प्ले करती हैं। उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल करने से पॉलिसीज ज्यादा इफेक्टिव और इंक्लूसिव बनती हैं। ग्राउंड रियलिटी आती है। राइट। तो क्या ये डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग है या सिर्फ एक प्रॉमिस है? ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो मेंबर कंट्रीज को एक्शन लेने के लिए प्रेशर बनाता है और जैसा मैंने कहा, हाई सीज ट्रीटी जैसे बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रास्ता बनाता है। नाउ रिहर्स दिस। Lisbon Declaration is a unanimous global commitment to save our oceans. Practice saying it. इन शॉर्ट, लिस्बन डिक्लेरेशन सभी देशों का एक साथ मिलकर समुद्र को बचाने का एक अहम वादा है। Here's where it gets really interesting. हमारा अगला टॉपिक है High Seas Treaty. इसका पूरा नाम है Agreement under UN Clause on Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction. थोड़ा लंबा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत लंबा है। सबसे पहले हाई सीज क्या है? ये वो ओपन ओशन एरियाज हैं जो किसी भी देश के जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। जुरिस्डिक्शन से बाहर मतलब किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर। सोचो, अर्थ का 43% हिस्सा और ये बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। इसे ऐसे समझो, ये एक विशाल इंटरनेशनल पार्क है जिसके पहले कोई रूल्स नहीं थे। ये ट्रीटी उस पार्क के लिए रूल बुक बनाने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि हाई सीज को रेगुलेट करने के लिए पहले के लॉज जैसे यूएन क्लॉज काफी नहीं थे, इसलिए इस ट्रीटी की जरूरत पड़ी। बैकग्राउंड, 19 जून 2023 को यूएन ने इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया। ये पेरिस एग्रीमेंट की तरह यूएन क्लॉज के अंडर एक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कोर लॉजिक्स में इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1. डिमार्केशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, MPAs। हाँ, इन MPAs को 3/4 मेजॉरिटी वोट से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इससे 1 या 2 देश डिसीजन को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। 2. सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, MGRs एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसका मतलब है कि हाई सीज की बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, मॉनेटरी या साइंटिफिक, वो सभी देशों में बराबरी से बांटे जाएंगे। मतलब उन पर IPR कंट्रोल नहीं होगा? एग्जैक्टली, उन पर IPR कंट्रोल नहीं होगा। 3. ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट EIAs, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। हाई सीज में कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेस करना जरूरी होगा। और फोर्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एडवांस्ड इकोनॉमीज डेवलपिंग कंट्रीज को कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट रियल वर्ल्ड में चैलेंजेस क्या हैं? एक कंटेंशियस इशू था। डेवलप्ड कंट्रीज इस ट्रीटी को अपोज कर रही थी क्योंकि उनकी प्राइवेट कंपनीज मरीन टेक्नोलॉजी R&D में आगे हैं और वो बेनिफिट शेयर नहीं करना चाहती थी। आई कैन इमेजिन। और आगे का रास्ता डिफिकल्ट है। ट्रीटी को लागू होने के लिए 60 देशों का रैटिफिकेशन जरूरी है। मार्च 2024 तक सिर्फ 2 ने किया था। इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है। याद रखना, यूएन क्लॉज को भी लागू होने में 12 साल लगे थे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ट्रीटी हिस्टोरिकल है, बट इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है। यस, ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत होगी। अच्छा, MPS एस्टैब्लिश करने के लिए ये 34th मेजॉरिटी वोट क्यों रखा गया है? यूनानिमिटी क्यों नहीं? ताकि प्रोग्रेस को रोका ना जा सके। अगर यूनानिमिटी होती तो एक भी देश नो कहकर पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता था, भले ही बाकी सब अग्री कर रहे हों। इट प्रिवेंट्स अ डेडलॉक। मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट शेयरिंग का थोड़ा और कॉन्क्रीट एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए एक कंपनी हाई सीज में एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजती है जिससे लेट्स से कैंसर की दवा बन सकती है। इस ट्रीटी के अनुसार उस दवा से होने वाला प्रॉफिट सभी देशों के साथ शेयर किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ उस कंपनी का हो। राइट। इंडिया ने अभी तक इसे साइन क्यों नहीं किया? कोई खास वजह? सोर्स में स्पेसिफिक रीजंस नहीं दिए गए हैं, बट आमतौर पर देश ऐसी ट्रीटीज को साइन करने से पहले उसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को
डीपली स्टडी करते हैं। बेनिफिट शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे क्लॉजेस पर आम सहमति बनाना कॉम्प्लेक्स होता है। EIA का थ्रेशोल्ड नया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब पहले से ज्यादा एक्टिविटीज को कम से कम एक बेसिक असेसमेंट से गुजरना पड़ेगा। छोटी मोटी एक्टिविटीज जो पहले स्क्रूटनी से बच जाती थी, अब उनका भी इम्पैक्ट चेक किया जाएगा। ये सब ठीक है, बट इस ट्रीटी को पुलिस कौन करेगा? अगर कोई देश रूल तोड़ेगा तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा अनएड्रेस्ड इशू है। सही सवाल है। ट्रीटी एक फ्रेमवर्क बनाती है, लेकिन इसका पुलिसिंग मैकेनिज्म और इन्फोर्समेंट डिटेल्स वो अभी भी वर्कआउट किए जाने हैं। ये आगे चलकर एक बड़ा चैलेंज होगा। Practice this phrase. The High Seas Treaty is like a constitution for the open oceans. Rehearse it now. In short, the High Seas Treaty aims to protect the vast, unregulated parts of our oceans by creating rules for conservation, resource sharing, and environmental assessment. चलो, अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसे हम रोज देखते हैं। टॉपिक मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन। मरीन लिटर, सिंपल भाषा में इंसान का बनाया हुआ कोई भी सॉलिड मटेरियल है जो गलत तरीके से डिस्पोज किया गया और समुद्र में पहुंच गया। और इसका सबसे कॉमन टाइप है प्लास्टिक। हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है। इट्स एन इनसेन नंबर। सोचो, वो चिप्स का पैकेट या कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आपने बीच पर छोड़ दी, वो एक टर्टल की मौत का कारण बन सकती है। स्कैरी ना? बहुत ज्यादा। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कोर। इंट्रोडक्शन यही है कि प्लास्टिक हमारे ओशंस का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। बैकग्राउंड, ये इतना बढ़ क्यों गया है? 2 रीजंस। ग्रोइंग क्वांटिटी मतलब पॉपुलेशन और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ने से कचरा बढ़ रहा है। और दूसरा, स्लो डिग्रेडेशन। प्लास्टिक हजारों साल तक डिग्रेड नहीं होता। इसके हार्मफुल इंपैक्ट्स क्या हैं? कोर लॉजिक में आते हैं इंपैक्ट्स पर। हेल्थ वाइज प्लास्टिक अब ह्यूमन ब्लड में भी पाया गया है। सोच लो। ओह माय गॉड। एनवायरमेंट वाइज मरीन एनिमल्स इसमें फंस जाते हैं या इसे खाना समझकर खा लेते हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा टर्टल्स और मरीन मैमल्स प्लास्टिक से मरते हैं। और आपने गोस्ट फिशिंग के बारे में बताया था? हाँ, डिस्कार्डेड फिशिंग नेट्स सालों तक मछलियां पकड़ते रहते हैं और इकोनॉमिकली फिशरी और टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान होता है। इंडिया इस पे क्या कर रहा है? रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है स्टेप्स का? इंडिया ने मरीन प्लास्टिक सर्वे प्रोग्राम ऑफ NCCR शुरू किया। पता चला कि 50% मरीन लिटर सिंगल यूज प्लास्टिक था। ओके। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और 2021 का अमेंडमेंट आया। कई सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन लगा और प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस बढ़ाई गई। एक क्लीनअप ड्राइव भी हुई थी, राइट? हाँ, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। 75th इंडिपेंडेंस ईयर पर 75 बीचेस पर 75 डेज का क्लीनअप ड्राइव। और सबसे बड़ा, इंडियाज 30-30 कमिटमेंट। ये क्या है? UN ओशन कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने 2023 तक अपने 30% लैंड्स, वाटर्स और ओशंस को प्रोटेक्ट करने का कमिटमेंट किया। तो इसका कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है? हमें रेगुलर बीच क्लीनअप्स करने होंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को एनफोर्स करना होगा और दिस इज इंटरेस्टिंग, प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम्स पर R&D को बढ़ावा देना होगा। 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल। ये कितना होता है, थोड़ा अंदाजा दे सकते हैं? ऐसे सोचो, ये हर मिनट एक गार्बेज ट्रक भरकर प्लास्टिक समुद्र में डालने के बराबर है। हर मिनट, पूरे साल। वाओ, ये गोस्ट फिशिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाइए। ये इतना डेंजरस क्यों है? जब फिशिंग नेट्स समुद्र में खो जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं, वो ट्रैप बने रहते हैं। मछलियां, टर्टल्स, डॉल्फिन्स सब उसमें फंसते हैं और मर जाते हैं। ये एक साइलेंट कंटिन्यूअस किलर है जो सालों तक चलता रहता है। राइट। इंडिया का 30x30 कमिटमेंट, ये थोड़ा एम्बिशियस नहीं लगता? ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका गोल 2030 तक प्लैनेट के 30% लैंड और 30% ओशन को प्रोटेक्ट करना है। एम्बिशियस है बट जरूरी है। इंडिया ने इस गोल को अचीव करने का कमिटमेंट किया है। प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम्स, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, इस पर R&D हो रही है। साइंटिस्ट ने ऐसे एंजाइम्स डिस्कवर किए हैं जो PET जैसे टफ प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये फ्यूचर में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में EPR गाइडलाइंस का क्या मतलब है? EPR स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग बनाती है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पैकेजिंग को कलेक्ट और रिसाइकिल करें। बेसिकली आपने बनाया, आप ही संभालो। ओके, प्रैक्टिस दिस लाइन। Every piece of plastic we use has a potential journey to the ocean. Rehearse it. In short, plastic pollution is choking our oceans, killing marine life, and even entering our bodies, requiring urgent action from individuals and governments. अगला टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है बट सुपर इंपॉर्टेंट। ओशन डीऑक्सीजनेशन, डेड जोन्स। इसका मतलब है समुद्र में ऑक्सीजन की कमी। ये तब होता है जब फर्टिलाइजर्स, सीवेज या एनिमल वेस्ट जैसे न्यूट्रिएंट समुद्र में पहुंच जाते हैं। राइट। इससे आल्गे बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जब ये आल्गे मरती और सड़ती हैं तो वो सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती हैं। ऐसे सोचो जैसे समुद्र का एक हिस्सा सांस नहीं ले पा रहा है, वो एरिया मरीन लाइफ के लिए एक डेड जोन या बायोलॉजिकल डेजर्ट बन जाता है। बिल्कुल। IUCN की एक रिपोर्ट है, ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम। लेट्स सी उसके की फाइंडिंग्स। ओके। इंट्रोडक्शन यही है कि ओशंस आर लूजिंग देयर ब्रेथ एंड इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। बैकग्राउंड में रिपोर्ट के फाइंडिंग्स क्या हैं? रिपोर्ट कहती है कि लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वाले एरियाज समुद्र में हर गहराई तक फैल गए हैं। एनॉक्सिक वाटर्स या डेड जोन्स का वॉल्यूम 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना? हाँ, और अगर हम बिजनेस एज यूजुअल चलते रहे तो 2100 तक ओशन 3-4% ऑक्सीजन खो देगा और ये लॉस ज्यादातर अपर 1000 मीटर्स में होगा जो बायोडाइवर्सिटी में सबसे रिच है। इसके पीछे कोर लॉजिक या रीजंस क्या हैं? 2 मेन रीजंस हैं। एक, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन जिससे यूट्रोफिकेशन होता है। ये मेन रीजन है। खेती से निकले फर्टिलाइजर्स समुद्र में जाकर एल्गी ब्लूम करते हैं। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज। गर्म पानी में कम ऑक्सीजन घुलती है। ऑल्सो गर्म पानी में मरीन एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सो इट्स अ डबल वैमी। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? एडवर्स इंपैक्ट्स बहुत हैं।
इम्बैलेंस ऑफ मरीन लाइफ। लो ऑक्सीजन टॉलरेंट स्पीशीज जैसे जेलीफिश बढ़ रही हैं और फिश जैसी सेंसिटिव स्पीशीज मर रही हैं। इकोनॉमी पर भी असर होता होगा। हाँ, नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फिशरी में कमी से कोस्टल कम्युनिटीज को नुकसान। और एक और चीज, ये क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाता है। कैसे? डेड जोन्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है, जो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसका कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है? हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना होगा और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसी टेक्निक्स यूज करनी होंगी ताकि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ऑप्टिमल हो। डेड जोन्स का वॉल्यूम क्वाड्रुपल्ड हो गया है। या। ये कितने टाइम पीरियड में हुआ है? रिपोर्ट में स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, पर ये पिछले कुछ दशकों में, मतलब रफली लास्ट 50-60 ईयर्स में हुआ है, जब से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और पोल्यूशन तेजी से बढ़ा है। गर्म पानी में कम ऑक्सीजन क्यों घुलती है? इसके पीछे क्या साइंस है? सिंपल फिजिक्स है। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है। जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक गर्म करते हैं तो उसकी फिज यानी डिसॉल्व्ड CO2 कम हो जाती है। सेम प्रिंसिपल पानी में ऑक्सीजन के लिए अप्लाई होता है। तो क्या डेड जोन्स परमानेंट होते हैं या उन्हें रिवर्स किया जा सकता है? गुड क्वेश्चन। उन्हें रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। अगर हम न्यूट्रिएंट पोल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल कर लें तो इकोसिस्टम धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। जेलीफिश जैसी स्पीसीज लो ऑक्सीजन में कैसे सर्वाइव कर लेती हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? सुपर पावर तो नहीं, बट उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब दूसरी स्पीशीज मर रही होती हैं तो जेलीफिश थ्राइव करती हैं। अच्छा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर इसका सोल्यूशन कैसे है? थोड़ा और डिटेल में बताइए। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी जैसे GPS और सेंसर्स का यूज करके आप अपने खेत के हर हिस्से को उसकी जरूरत के हिसाब से ही फर्टिलाइजर और पानी देते हैं। इससे एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर जो बहकर नदियों और समुद्र में जाता है काफी कम हो जाता है। समझे? Okay, now rehearse this sentence. Nutrient pollution leads to eutrophication, which creates dead zones in the ocean. Practice it. In short, our pollution is literally suffocating the oceans, creating vast dead zones where most marine life cannot survive. चलो, अब समुद्र से निकलकर उसके किनारों यानी कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं। This is a big one. हाँ, कोस्टल जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इकोलॉजिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हैं। दुनिया की 50% पॉपुलेशन इन्हीं इलाकों में रहती है, लेकिन ये कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे? क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन और कोस्टल इरोजन। Let's break down the protection measures. First up, Coastal Regulation Zone, CRZ. CRZ को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इशू किया गया है। बेसिकली हाई टाइड लाइन यानी HTL से 500 मीटर तक के एरिया को CRZ कहते हैं, जहां एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है। इसे आप बीच के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड मान सकते हो। चलो इसकी कैटेगरीज देखते हैं। ठीक है। CRZ1, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे मैंग्रोव्स, कोरल्स, सैंड ड्यून्स, नेशनल पार्क्स। इसमें दो सब पार्ट्स हैं, CRZ1A सेंसिटिव फीचर्स और CRZ1B इंटरटाइडल जोन। CRZ2 वो एरियाज हैं जो शोर लाइन तक डेवलप हो चुके हैं। यहाँ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स अलाउड नहीं है। CRZ3 और 4 CRZ3 रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, रूरल और अर्बन दोनों। और CRZ4 लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का सी एरिया है। लेकिन 2018 में कुछ नॉर्म्स को ईज किया गया। लेट्स टॉक अबाउट दिस CRZ नोटिफिकेशन 2018। हाँ, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्ट्रिक्ट नॉर्म से डेवलपमेंट एक्टिविटीज रुक रही थी। की चेंजेस थे, पहला डेलीगेशन ऑफ पावर। CRZ2 और CRZ3 में प्रोजेक्ट क्लियरेंस की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। ओके। दूसरा, डीफ्रीजिंग ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो। CRZ2 में कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया। और सबसे कंट्रोवर्शियल, नो डेवलपमेंट जोन में रिलैक्सेशन। करेक्ट, रिलैक्सेशन ऑफ नो डेवलपमेंट जोन। डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज CRZ3A में NDZ को 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर कर दिया गया। टूरिज्म के लिए भी कुछ चेंजेस हुए। हाँ, बीचेस पर टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटीज जैसे शैक्स, टॉयलेट्स को NDZ में भी अलाउ किया गया। इसके पॉजिटिव्स भी हैं और क्रिटिसिज्म भी। पॉजिटिव ये है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। क्रिटिसिज्म ये है कि हम कोस्टल रीजन के पास जा रहे हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें दूर जाना चाहिए। इससे फिशरमैन की लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन में क्या फर्क है? सिंपल टर्म्स में, HTL समुद्र के पानी का वो मैक्सिमम लेवल है जहां तक वो हाई टाइड के दौरान पहुंचता है, और LTL वो मिनिमम लेवल है जहां तक पानी लो टाइड में चला जाता है। इनके बीच के एरिया को इंटरटाइडल जोन यानी CRZ1B कहते हैं। NDZ को 200 मीटर से 50 मीटर करने का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स। वो 200 मीटर का बफर जोन सुनामी और स्टॉर्म सर्जेस जैसे खतरों से बचाता था। अब कंस्ट्रक्शन कोस्ट के इतने पास होने से रिस्क बढ़ गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर डेलीगेट करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पोटेंशियल प्रॉब्लम यह है कि लोकल इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से स्टेट्स एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को कमजोर कर सकती हैं। सेंट्रल ओवरसाइट कम हो जाती है। शैक्स जैसे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को अलाउ करना अच्छा है या बुरा? दोनों साइड क्या है? इसके दोनों पहलू हैं। टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर अच्छी तरह मैनेज ना किया जाए तो इससे पोल्यूशन और बीच डिग्रेडेशन हो सकता है। रेगुलेशन इसकी। CRZ1 में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को अलाउ करना अजीब नहीं लगता? ये तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। सोर्स कहता है कि ये सब्जेक्ट टू नेसेसरी सेफगार्ड्स हैं। आइडिया ये हो सकता है कि कोस्टल एरियाज में जनरेट होने वाले वेस्ट को वहीं ट्रीट किया जाए ताकि वो समुद्र में ना जाए, बट इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत केयरफुली करना होगा। Now, practice saying CRZ categorizes coastal land to regulate development and protect sensitive ecosystems. Rehearse this. In short, the 2018 CRZ notification tried to balance development and conservation, but critics worry it might be prioritizing development at the cost of environmental safety.
Next, let's talk about fish farming near the coast. टॉपिक कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 ओरिजिनल एक्ट 2005 में आया था। इसका एम था कोस्टल एक्वाकल्चर को प्रमोट करना, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। इसने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनाई जो इसे रेगुलेट करती है। इससे जॉब्स क्रिएट हुई और फिशरी प्रोडक्शन बढ़ा, तो फिर अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ एम्बिग्विटीज थी सीआरजेड नोटिफिकेशंस को लेकर और नए टाइप्स के एक्वाकल्चर जैसे सीवीड कल्चर को भी इंक्लूड करना था। लेट्स सी द 2023 अमेंडमेंट। ओके, क्या चेंजेस हैं? पहला, इट ब्रॉडन्स डेफिनेशन। अब इसमें केज कल्चर, सीवीड कल्चर, बाइवॉल्व कल्चर जैसे नए तरीके शामिल हैं। सिंप्लीफाइड क्लियरेंस, ये क्या है? इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन को ही सीआरजेड नोटिफिकेशन के अंडर वैलिड परमिशन माना जाएगा। इससे स्मॉल फार्मर्स को मल्टीपल एजेंसी से क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। एनडीजी में कुछ अलाउ किया है? हाँ, परमिटेड एक्टिविटीज इन एनडीजी, कुछ एक्टिविटीज जैसे हैचरीज को नो डेवलपमेंट जोन में भी अलाउ किया गया। और डीक्रिमिनलाइजेशन? करेक्ट। इलीगल कोस्टल एक्वाकल्चर के केसेस को डीक्रिमिनलाइज करके फिक्स्ड पेनल्टीज लगा दी गई हैं। अथॉरिटी का रोल बढ़ा है? यस, इंक्रीज्ड रोल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी अब इनपुट्स और एफ्लुएंट्स के स्टैंडर्ड्स फिक्स करेगी। ये केज कल्चर क्या होता है? इसमें मछलियों को समुद्र में एक बड़े से केज या इंक्लोजर में पाला जाता है। ये एक तरह का ओपन वाटर फिश फार्मिंग है। क्लियरेंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने से एनवायरनमेंट पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? एक रिस्क है ना? ये एक वैलिड कंसर्न है। आइडिया तो स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करना है, बट इससे ये रिस्क जरूर है कि एनवायरमेंटल चेक्स कमजोर हो सकते हैं। इसलिए अथॉरिटी का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह एनफोर्स करे। डीक्रिमिनलाइजेशन का क्या फायदा है? फायदा ये है कि इससे कोर्ट केसेस का बोझ कम होता है और छोटे मोटे वायलेशंस के लिए फार्मर्स को जेल नहीं जाना पड़ता। इसके बजाय उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है। अथॉरिटी अब इनपुट्स को रेगुलेट करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्वाकल्चर में मछलियों को क्या फीड दिया जा रहा है, कौन सी मेडिसिन यूज हो रही हैं, इन सब पर अथॉरिटी नजर रखेगी ताकि हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो। सीवीड कल्चर को प्रमोट करने से क्या फायदा है? सीवीड के बहुत फायदे हैं। ये फूड, फर्टिलाइजर और बायोफ्यूल्स का सोर्स है। साथ ही ये समुद्र से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके पानी को साफ करने में भी मदद करता है। इट्स वेरी सस्टेनेबल। Practice saying this. The 2023 Aquaculture Act aims to promote new forms of aquaculture while simplifying regulations for farmers. In short, the amendment modernizes India's aquaculture laws to encourage growth and diversity in the sector, but its success depends on strong regulation by the authority. अब एक सीरियस नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं जिसे हम इंसान तेज कर रहे हैं। टॉपिक कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन का मतलब है जमीन का कटाव, जब समुद्र की लहरें, हवा या करंट्स बीच या ड्यून से मिट्टी और रेत को हटा देते हैं। इसके कॉजेज दो तरह के हैं, नेचुरल और मैनमेड। हाँ, नेचुरल कॉजेज है वेव एक्शन जो मेन कॉज है, विंड्स, टाइड्स, सी लेवल राइज और साइक्लोन्स जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। और मैनमेड फैक्टर्स। कोस्टल रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जरूरत से ज्यादा रेत निकालना, कोरल माइनिंग, सी वॉल्स बनाना। वेट, सी वॉल्स? हाँ, जो आसपास के एरियाज में इरोजन बढ़ा देती हैं। और सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज। और इसका इम्पैक्ट फ्लड्स आते हैं, सॉल्ट वाटर जमीन के अंदर घुस जाता है जिससे खेती खराब होती है। सो व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रेटजीज? 3 मेन तरीके हैं। नंबर 1, सॉफ्ट इरोजन कंट्रोल्स यानी नॉन स्ट्रक्चरल। ओके। ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। इसमें सबसे कॉमन है बीच नरिशमेंट, यानी बीच पर बाहर से लाकर एक्स्ट्रा रेत डालना। इसके फायदे हैं कि ये रिक्रिएशनल बीच को रिस्टोर करता है, लेकिन ये महंगा है और बार बार करना पड़ता है। नंबर 2, हार्ड इरोजन कंट्रोल्स स्ट्रक्चरल। ये अपेक्षाकृत परमानेंट सॉल्यूशंस हैं, जैसे सी वॉल्स या ग्रॉइंस बनाना। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये नेचुरल वाटर करंट्स को डिस्टर्ब करते हैं और आसपास के बीचेस पर इरोजन बढ़ा देते हैं। और थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों मेथड्स को मिलाकर यूज किया जाता है, जैसे बीच नरिशमेंट के साथ आर्टिफिशियल ग्रॉइंस बनाना। एक और ऑप्शन है रीलोकेशन। ये इकोसेंट्रिक सोल्यूशन है, मतलब इंसान कोस्ट से दूर हट जाए और नेचर को अपना काम करने दे। इंडिया की सिचुएशन क्या है इसमें? अप्रैल 2022 तक लगभग 34% कोस्ट लाइन इरोजन के अंडर है। सी वॉल बनाने से आसपास इरोजन कैसे बढ़ जाता है? ये तो प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। एक सी वॉल अपने सामने वेव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी दीवार के साइड वाले अनप्रोटेक्टेड एरियाज पर जाकर टकराती है और वहां ज्यादा तेजी से इरोजन करती है। इस फिनोमेनन को एंड इफेक्ट कहते हैं। बीच नरिशमेंट के लिए लाई गई रेत का ग्रेन साइज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर नई रेत का ग्रेन साइज ओरिजिनल रेत से अलग है तो वेव्स उसके साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करेंगी। अगर रेत बहुत हल्की है तो वो बहुत जल्दी बह जाएगी। इससे बीच का स्लोप और सर्व कंडीशंस बदल जाती हैं। रिलोकेशन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है। लोग अपने घर छोड़कर क्यों जाएंगे? ये बहुत ही डिफिकल्ट सोल्यूशन है सोशली और इकोनॉमिकली। ये आमतौर पर तभी कंसिडर किया जाता है जब इरोजन बहुत सिवियर हो और बाकी सारे ऑप्शंस फेल हो जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट से अच्छा कॉम्पेंसेशन और सपोर्ट चाहिए होता है। ग्रॉइंस क्या होते हैं? ग्रॉइंस पत्थर या कंक्रीट की दीवारें होती हैं जो बीच से समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं। इनका काम है लॉन्ग शोर करंट के साथ बहने वाली रेत को रोकना और बीच को बिल्ड करना। इंडिया में 34% कोस्टलाइन इरोड हो रही है। कोई स्पेसिफिक एरिया है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? सोर्स में स्पेसिफिक एग्जांपल जैसे विशाखापट्टनम मेंशन है, पर आमतौर पर ईस्ट कोस्ट, वेस्ट बंगाल और केरला जैसे स्टेट्स में इरोजन एक बड़ी समस्या है। Okay, rehearse this. Coastal erosion is caused by both natural and man-made factors, and managing it requires a balance between hard, soft, and relocation strategies. In short, our coastlines are shrinking due to erosion, and the solutions we use, like seawalls, can sometimes create more problems than they solve. अब आते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के रूट कॉज पर। कोस्टल रीजन एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कोस्टल कम्युनिटीज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है।
लेट्स से इसके की इंपैक्ट्स। ओके। पहला, सी लेवल राइज। ग्लोबली सी लेवल 4.5 mm पर ईयर की रेट से बढ़ रहा है। इससे जमीन डूब रही है, इरोजन बढ़ रहा है, फ्लडिंग हो रही है और पीने के पानी में खारा पानी मिल रहा है। इंक्रीज्ड सी सरफेस टेम्परेचर। एसएसटी। हाँ। गर्म समुद्र से फिश माइग्रेशन पैटर्न्स बदल रहे हैं, साथ ही ये साइक्लोन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है, शोर लाइन चेंज। जिसे एसएलसी कहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, 33.6% इंडियन कोस्ट इरोड हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। 21st सेंचुरी में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, जिससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन भी है। करेक्ट। खारा पानी जमीन के नीचे के फ्रेश वाटर सोर्सेज यानी एक्विफर्स में घुस रहा है, जिससे खेती और पीने के पानी की समस्या हो रही है। ड्रॉट कोस्टल एरियाज में। हाँ, क्लाइमेट चेंज से रेनफॉल पैटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, जिससे कोस्टल एरियाज में भी सूखा पड़ रहा है। और फिशरीज पर क्या असर है? रिडक्शन इन कैप्चर ऑफ फिशरीज। एसएसटी बदलने से मछलियों की रिप्रोडक्शन और हैबिटेट पर असर पड़ रहा है, जिससे उनकी संख्या कम हो रही है। इससे कोस्टल कम्युनिटीज की फूड सिक्योरिटी और इनकम पर डायरेक्ट असर पड़ता है। सो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट कैन बी डन? हमें लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा, हैजार्ड प्रोफाइल मैप्स बनाने होंगे, ओके। करनी होंगी, बिल्डिंग कोड्स को फ्लड प्रूफ और साइक्लोन प्रूफ बनाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट R&D में इन्वेस्ट करना होगा। 4.5 mm पर ईयर सी लेवल राइज। ये सुनने में तो बहुत कम लगता है, इससे इतना फर्क कैसे पड़ता है? ये कम लगता है, लेकिन जब आप इसे दशकों और सदियों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसमें स्टॉर्म सर्जेस जैसे इवेंट्स को जोड़ते हैं, तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज के लिए कुछ सेंटीमीटर्स का राइज भी कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। एसएसटी बढ़ने से साइक्लोन्स पावरफुल कैसे हो जाते हैं? साइक्लोन समुद्र की गर्मी से एनर्जी लेते हैं। बेसिकली वार्म वाटर उनके लिए फ्यूल का काम करता है। समुद्र जितना गर्म होगा, साइक्लोन को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो उतना ही इंटेंस बनेगा। हैजर्ड प्रोफाइल मैप्स क्या होते हैं? ये ऐसे मैप्स होते हैं जो दिखाते हैं कि एक एरिया में कौन से नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड, साइक्लोन, इरोजन का कितना रिस्क है। इससे प्लानर्स को ये डिसाइड करने में मदद मिलती है कि कहां पर डेवलपमेंट सेफ है और कहां नहीं। फिशरीज में कमी से डिस्ट्रेस माइग्रेशन कैसे होता है? जब मछुआरों को समुद्र में मछली नहीं मिलती तो उनकी इनकम खत्म हो जाती है। अपने परिवार को पालने के लिए उन्हें मजबूरन अपना गांव छोड़कर शहरों में काम ढूंढने जाना पड़ता है। इसे ही डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं। बिल्डिंग कोड्स को रीफिट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पुरानी बिल्डिंग्स को नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मॉडिफाई और स्ट्रेंथन करना। जैसे बिल्डिंग को पिलर्स पर उठाना ताकि फ्लड वाटर नीचे से निकल जाए, या वॉल्स को रीइंफोर्स करना ताकि वो तेज हवाओं को झेल सकें। नाउ प्रैक्टिस दिस थॉट। Climate change acts as a threat multiplier for all existing coastal problems. Rehearse it. In short, climate change is making coastal life increasingly dangerous through rising seas, stronger storms, and declining resources, demanding urgent adaptation measures. Okay, इतना सब डिस्कस करने के बाद let's end on a more hopeful and forward-looking note. हमारा final topic है blue economy. Blue economy का मतलब है sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihood, and inclusive development while preserving the health of ocean ecosystem. सिंपल शब्दों में सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इकोनॉमी। So basically ओशन से पैसा कमाना बट स्मार्ट तरीके से, ताकि ओशन भी हेल्दी रहे। कूल ना? इंडिया की सिचुएशन क्या है इसमें? इंडियाज ब्लू इकोनॉमी सिचुएशन। ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 4% अकाउंट करता है। इसके सेक्टर्स हैं फिशिंग, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ऑफशोर विंड एनर्जी भी है। हाँ, ऑफशोर विंड एनर्जी, शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग, मरीन टूरिज्म एटसेट्रा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं इसके लिए? एक नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी का ड्राफ्ट है। इसका गोल है ब्लू इकोनॉमी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, और फिशरी सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY जैसी स्कीम्स हैं। इसके बेनिफिट्स तो क्लियर हैं, पॉवर्टी रिडक्शन, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बट चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं लिटरल कंट्रीज यानी समुद्र के किनारे वाले देश ज्यादातर डेवलपिंग हैं, उनके पास कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी की कमी है। इंडियन ओशन रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन का बहुत प्रेशर है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा थ्रेट है। इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एक बड़ी समस्या है। और कोऑपरेशन की कमी? हाँ, साउथ एशियन कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन की कमी है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, आयोरा और बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके लिए सागरमाला इनिशिएटिव का अच्छा इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। हायर एजुकेशन में ओशन इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना, मोर R&D, और इंडियन कोस्ट गार्ड को स्ट्रेंथन करना। अच्छा, ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी में क्या कनेक्शन है? ब्लू इकोनॉमी को आप ग्रीन इकोनॉमी का ओशन फोकस्ड सबसेट मान सकते हैं। दोनों का कोर प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी है। ग्रीन इकोनॉमी लैंड बेस्ड रिसोर्सेज पर फोकस करती है, ब्लू इकोनॉमी ओशन बेस्ड रिसोर्सेज पर। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये आलू के साइज के मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जो डीप सी बेड पर पाए जाते हैं। ये कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैग्नीज जैसे वैल्यूएबल मेटल्स में रिच होते हैं, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी हैं। IUU फिशिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये फिश स्टॉक्स को डिप्लीट करती है, मरीन इकोसिस्टम को डैमेज करती है और अनलेजिटिमेट फिशरमैन को नुकसान पहुंचाती है जो रूल्स फॉलो करते हैं। इससे देशों को टैक्स रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। ये एक तरह की समुद्री चोरी है। सागरमाला इनिशिएटिव का ब्लू इकोनॉमी से क्या लेना देना है? सागरमाला इनिशिएटिव इंडिया के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट है। बेटर पोर्ट्स और कनेक्टिविटी, शिपिंग, ट्रेड और कोस्टल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी हैं, जो ब्लू इकोनॉमी के की कंपोनेंट्स हैं।
एक रिपोर्ट कहती है कि हर 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 5 रुपए का रिटर्न मिल सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये स्टडीज इसलिए ऐसी हाई रिटर्न दिखाती हैं क्योंकि ओशन रिसोर्सेज अभी तक लार्जली अनटैप्ड हैं। सस्टेनेबल फिशरीज, मरीन टूरिज्म, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी और मरीन बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ का अपरिमित पोटेंशियल है। सही इन्वेस्टमेंट से ये एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बन सकता है। Let's practice the definition. Blue economy is the sustainable use of ocean resources for economic growth. Practice saying it. In short, the blue economy offers India a massive opportunity for sustainable growth, but tapping into it will require international cooperation, investment in R&D, and strong governance. तो what does this all mean? आज हमने अंडरस्टैंडिंग आवर ओशंस एंड कोस्ट की एक गहरी यात्रा की। हाँ, लेट्स क्विकली रिकैप। हमने शुरुआत की मरीन इकोसिस्टम की हेल्थ से और देखा कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज उसे नुकसान पहुंचा रही है। राइट। फिर हमने लिस्बन डिक्लेरेशन और हाई सी ट्रीटी जैसे ग्लोबल एफर्ट्स को समझा जो इन ओशंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने 2 बड़े थ्रेट्स देखे। हाँ, प्लास्टिक पोल्यूशन और ओशन डीऑक्सीजनेशन जैसे सीरियस थ्रेट्स को डिटेल में जाना। और फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आए। करेक्ट। हमने इंडिया के कोस्टल रीजन्स की प्रोटेक्शन, जिसमें सीआरजेड, एक्वाकल्चर, इरोजन और क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एक्सप्लोर किया। और आखिर में एक होपफुल नोट। हाँ, आखिर में हमने ब्लू इकोनॉमी के रूप में एक होपफुल फ्यूचर की बात की। अब आपके लिए कुछ कंटेंट प्रोब्स। इन सवालों के जवाब अपने मन में तैयार करो जैसे आप किसी को समझा रहे हो। पहला, हाई सी ट्रीटी के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दूसरा, कोस्टल इरोजन के हार्ड और सॉफ्ट सॉल्यूशंस में क्या फर्क है? तीसरा, ओशन डीऑक्सीजनेशन क्यों होता है? उसे सिंपल भाषा में समझाओ। चौथा, 2018 CRZ नोटिफिकेशन के 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। पांचवा, ब्लू इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी से कैसे अलग है? और छठा, घोस्ट फिशिंग क्या है और ये क्यों डेंजरस है? और आपके लिए आज का चैलेंज है, अगली बार जब आप बीच पर जाएं तो वहां से कम 5 प्लास्टिक आइटम्स उठाकर डस्टबिन में डालें। एक छोटा सा स्टेप बट अ बिग मैसेज। ऐसी ही और इन डेप्थ चर्चा के लिए द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड पर कमेंट करें कि आपको सबसे सरप्राइजिंग क्या लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।